गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का ये क्लास आप सभी लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिकली जो बच्चे बीएससी थर्ड सेमेस्टर के हैं, जिनका फिजिक्स का ये सेमेस्टर एग्जाम आ चुका है, उनके लिए आज मैं टॉप 25 एमसीक्यूज कराऊंगा और जिसका यूनिट नंबर 5 होगा। और यूनिट नंबर 5 का जो नाम है वो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। तो ये कैसे होता है प्रकाश का व्यतिकरण, अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है और इसको मैंने क्लास के अंदर कवर भी किया है। तो आज के इस लेक्चर सीरीज में हम केवल टॉप 25 एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि विद इन द 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर आपको, 30 या 35 मिनट के अंदर आपको ये टॉप 25 एमसीक्यूज में आपको करा दूं। तो सबसे पहले ये करने से पहले, ये टॉप 25 एमसीक्यूज करने से पहले आप लोग के कॉपी पे, आप लोग अपने कॉपी पे फार्मूला जितने भी होते हैं आपके क्लास में जो भी पढ़ाए गए हैं, सारे फार्मूलों को एक जगह आप कलेक्ट कर लीजिएगा। आपके लेफ्ट साइड वाले पेज पे होने चाहिए और राइट साइड वाले पेज पे आप मेरे साथ साथ ही सोल्यूशन करेंगे। ठीक है? तो ये जरूरी है क्योंकि फार्मूला रहेगा तो क्वेश्चंस का ऑटोमेटिक आपको वो क्वेश्चंस आप अप्रोच कर ले जाएंगे। अब फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, जैसा आपके आप लोग को आई होप कि दिख रहा होगा, मुझे क्लियर नहीं क्योंकि आई मैं ये क्लास रिकॉर्ड करके आप लोग को दे रहा हूँ। आई होप कि ये आप लोग को क्लियर ही होगा। ठीक है, तो पहला ये क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि कलर ऑफ थिन फिल्म रिजल्ट फॉर्म। मैं हिंदी में इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे अब इंग्लिश में ही कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हिंदी और इंग्लिश का कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मोस्ट ऑफ द चीजें आपकी हिंदी में ही, इंग्लिश में ही होंगी। मैं हिंदी में चीजों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि कलर ऑफ थिन फिल्म रिजल्ट फ्रॉम। जो हम देखते हैं कि थिन फिल्म में, जैसे कि आप देखते हैं कि साबुन के बुलबुले में या जब पानी के ऊपर तेल गिर जाता है, तो उसमें क्या होता है कि एक थिन फिल्म फॉर्म हो जाती है और उसको कलरफुल दिखाई देती है, बहुत सारे कलर्स में दिखाई देती है। तो ये जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना किस वजह से होती है, प्रकाश के किस प्रॉपर्टी की वजह से होती है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ठीक है, जिसको बोलते हैं डिस्पर्सन, मतलब होता है शायद बिखराव हो जाना, विकर्ण हो जाना। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, व्यतिकरण। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण। ठीक है, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो ये चार ऑप्शन है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसकी वजह से थिन फिल्म का कलरफुल होना हमको बनता है? ये तो बेसिक सा एग्जांपल है, बेसिक सा चीजें हैं। जब आप इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म पढ़ रहे होते हैं तो ये बताते हैं कि जब साबुन के बुलबुले में या जब तेल के ऊपर कोई पानी गिर जाता है, पानी के ऊपर जब कोई तेल गिर जाता है तो वहां पे आपको कलरफुल, आपके कलरफुल, बहुत सारे कलरफुल, ऐसे कलरफुल फ्रिंजेस दिखाई पड़ते हैं ना। तो वो क्या होता है, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। तो थिन फिल्म में जब थिन फिल्म हमारे कलरफुल बनते हैं तो वो ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी इज द राइट आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का बी आपका राइट आंसर है। आई होप कि ये क्लियर होगा। ठीक है, अब चलो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन, जो इस पूरे चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है न्यूटन रिंग और माइकलसन मोरले या फिर माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ठीक है, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट दो ही टॉपिक है, न्यूटन रिंग और ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट के, दो फिजिसिस्ट के नाम पे बेस्ड है, इसीलिए इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यूटन रिंग आर, न्यूटन रिंग क्या होते हैं? आपको पता है कि जब एक प्लेन ग्लास के ऊपर हम कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं, ऐसे आपका सिनेरियो याद होगा कि प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर ऐसे क्या रख देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं। तो ये क्या होता है, इनके बीच में जब एयर फिलअप हो जाता है तो ये वेज से फिल्म बन जाते हैं। तो जब लाइट क्या करती है, जब ऐसे ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट करती है, तो इस एयर फिल्म की वजह से, इस वेज से एयर फिल्म की वजह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट दोनों होती है, लेकिन बेसिकली हम रिफ्लेक्शन के थ्रू ही देखते हैं। तो ये क्या होता है कि आपको यहाँ पे ऐसे कंसेंट्रिक रिंग, ऐसे सर्कुलर रिंग फॉर्म होते हुए दिखाई देती हैं। ना ऐसा लगता है कि जो आपकी इंटरफेरेंस रिंग्स होती हैं, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होती है, वो सर्कुलर फॉर्म में से दिखाई देती हैं। कल आपका क्या होता है, ऐसे सर्कुलर एक सेंटर पे जहां पे थिकनेस टी बराबर 0 होता है, वहां पे उसका सेंटर होता है और उसके चारों तरफ क्या होती हैं, इंक्रीजिंग रेडियाई के, बढ़ते हुए रेडियाई के आपको एक सर्कुलर फ्रिंजेस बनते हुए दिखाई देते हैं। ये पहला फिनोमेना है जहां पे आपका आपका जो फ्रिंजेस है वो सर्कुलर बनते हुए नजर आती हैं। तो क्या है, पढ़ लो ऑप्शन। कह रहा है कि न्यूटन्स रिंग आर सर्कुलर कंसेंट्रिक फ्रिंजेस हैविंग द लोकस ऑफ इक्वल थिकनेस, कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस हैविंग द लोकल ऑफ इक्वल थिकनेस। ठीक है, शायद
ये दोनों एक ही ऑप्शन हो गया ना, नहीं, इक्वल इंक्लाइनेशन का है और इक्वल थिकनेस का है, दोनों ऑप्शन अलग है, ठीक है। इलिप्टिकल फ्रिंजेस तो बनती नहीं है, सर्कुलर फ्रिंजेस ही बनती हैं, और नॉन कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस भी नहीं बनती, क्योंकि हर एक सर्कल का जो सेंटर होता है वो वही होता है जहां पे टी बराबर थिकनेस 0 होती है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं कि उसको सेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस ही बनती हैं। अब बात आती है कि दो ऑप्शन में से इक्वल थिकनेस या इक्वल इंक्लाइनेशन, ठीक है, ये इस बात पे हमको काफी फोकस करना है। तो जो न्यूटन रिंग में जो आपके जो कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस होती हैं, वो आपका इक्वल थिकनेस की बनती हैं, ये बात आपके दिमाग में रहे, ठीक है। इक्वल इंक्लाइनेशन और इक्वल थिकनेस में से आपकी जो न्यूटन रिंग होती है वो इक्वल थिकनेस की एक न्यूटन रिंग बनती है, ठीक है। उनकी जो थिकनेस होती है, जो चौड़ाई होती है, वो क्या होती है, वो आपकी कांस्टेंट होती है, वो इक्वल होती है, हर एक जो रिंग होती है उसकी थिकनेस इक्वल होती है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। ये कह रहा है कि तीसरा कह रहा है कि ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर लुक्स कलर्ड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। पहला तो इसने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों होता है कि ऑयल जब भी क्या करता है, पानी पर फ्लोट करता है तो वो कलरफुल दिखाई देता है, क्योंकि वहां से लाइट इंटरफेरेंस करती है। द अप्रोक्सीमेट थिकनेस ऑफ ऑयल फॉर सच इफेक्ट टू बी विजिबल इज। कह रहा है कि ऐसी घटना को देखने के लिए हमारा जो थिकनेस होता है वो ऑयल का उस वाटर के ऊपर कितना होना चाहिए। तो आप जब पढ़ते हो कि जब इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म में हमारा जो थिकनेस होता है इंटरफेरेंस फिल्म का, वो लगभग बराबर होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। क्या होता है, लगभग बराबर होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट के। और जो लाइट गिरती है, जो लाइट फॉल होती है, जो विजिबल लाइट फॉल होती है उस थिन फिल्म के ऊपर, वो लगभग 5000 एंगस्ट्रॉन से लेके 6 या 7000, हम बोलते हैं 6500 एंगस्ट्रॉन के बीच तक की लाइट उस पर विजिबल लाइट फॉल होती है, ठीक है। इतनी इसके रेंज के अंदर की लाइटें फॉल होती हैं। तो कहने का मतलब है कि एक तकरीबन 1000 के अप्रॉक्स में जो लाइटें होती हैं, कई मतलब चाहे 5000 6000 के अप्रॉक्स की लाइटें ही उस पे फॉल हो रही हैं, तो जो थिकनेस भी होना चाहिए वो तकरीबन थाउजेंड्स के एंगस्ट्रॉन के ऑर्डर्स का होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहा है कि जब हम कोई रिफ्लेक्शन, जब इंटरफेरेंस देते हैं ड्यू टू थिन फिल्म, तो उसकी जो थिकनेस होती है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर होनी चाहिए, तभी हमको थिन फिल्म के थ्रू इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो 100 एंगस्ट्रॉन तो बहुत छोटा हो गया, 1 mm का बात ही छोड़ दो, बहुत छोटा है, 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा है। हम बात करते हैं 100 एंगस्ट्रॉन, तो ये जो दूसरा ऑप्शन बचता है अप्रोप्रिएट ऑप्शन है आपका 1000 एंगस्ट्रॉन का। 10,000 एंगस्ट्रॉन का जो लाइट है वो अगर फॉल करेगी इस क्वेश्चन में, इस ऑप्शन में, जो आपका बी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो थिकनेस होनी चाहिए वो ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ होनी चाहिए जो उस पर लाइट फॉल कर रही है, ठीक है, अगर हमको थिन फिल्म से इंटरफेरेंस देखना है तो। आओ क्वेश्चन नंबर चौथे पे चलते हैं। चौथा कह रहा है कि इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट द रिफ्लेक्टेड लाइट एट द टी बराबर 0 इज। कह रहा है कि न्यूटन रिंग अरेंजमेंट में रिफ्लेक्टेड लाइट जो होती है टी बराबर 0 यानी कि सेंटर पे, वो कैसा होता है। न्यूटन रिंग ऐसे बनते हैं, सेंटर होता है, फिर ऐसे ऐसे क्या करते हैं, सेंटर से दूर जाते हैं, उसकी रेडियस बढ़ती जाती है। तो दो तरीके से न्यूटन रिंग फॉर्म होते हैं, ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट एंड ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, और दोनों ही केस में हमारा क्या होता है, सिनेरियो अलग अलग होता है। इसमें क्या पूछा है, इसमें ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट पूछा है। और चौथा क्वेश्चन यही कह रहा है कि न्यूटन रिंग अरेंजमेंट में रिफ्लेक्टेड लाइट के द्वारा सेंटर टी बराबर 0 पे कैसा फ्रिंज अपीयर होता है, डार्क या ब्राइट। दो में से एक ऑप्शन होगा, तीसरा है मे बी डार्क मे बी ब्राइट, दोनों तो हो नहीं सकता, मतलब एक फिक्स रहता है। अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू देख रहे हैं तो फिक्स आपका आपका सेंट्रल जो फ्रिंज है टी बराबर 0 पे वो फिक्स आएगा, आइदर डार्क होगा आइदर ब्राइट होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है, और ये भी करेक्ट तो होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। आपका ए और बी में से कोई एक ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ बात कर रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट के बारे में, तो इसका जो सेंट्रल रिंग होगा जो टी बराबर 0 पे होगा वो हमारा डार्क होगा, ठीक है, जो टी बराबर क्या होगा हमारा डार्क होगा, ठीक है। क्योंकि जब हम रिंग निकालते हैं, जब डायामीटर निकालते हैं डी एन, हम न्यूटन रिंग के लिए डायमीटर निकालते हैं, जब डार्क रिंग के लिए निकालते हैं, ठीक है, जब डार्क रिंग के लिए निकालते हैं तो ये हमारा डायमीटर आता है आपका 4n लैम्डा आर डिवाइड बाई आपका क्या म्यू। अगर आपका वो जो इनके बीच में अगर हम कोई लिक्विड भर दें, तो ये अगर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड भर देंगे तो ये आपका होगा। अगर अगर एयर भरा होगा तो म्यू की वैल्यू 1 होगी, डायमीटर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4n लैम्डा आर, ये डार्क के लिए होता है। और ब्राइट के लिए हमारा जो डायमीटर होता है, रिंग का जो डायमीटर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है dn फॉर ब्राइट। अगर हम मान लें कि इनके बीच में जो जगह है वहां पे एयर फिल हुआ है, उस केस में आपका
डायमीटर जो हो जाएगा 2, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 2n-1 इंटू लैम्डा इंटू आर। वैसे डिवाइड बाय म्यू होता है, लेकिन म्यू की वैल्यू हम 1 मान के चल रहे हैं। मान रहे हैं कि ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उनके बीच की जो जगह है वहां पे एयर फिल हुआ है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे अगर हम n बराबर 0 रखेंगे फॉर सेंट्रल फ्रिंज, n बराबर 0 रखेंगे तो इसका डायमीटर कुछ ना कुछ हमको मिल जाएगा। इसका डायमीटर कुछ ऐसे 2 लैम्डा आर मिल जाएगा, क्योंकि n बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे n बराबर 0 पे यहाँ पे डायमीटर नेगेटिव में, मतलब अंडर रूट में नेगेटिव में आएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब डी n बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पे n बराबर 0 रखेंगे, तो आपको देखेंगे डायमीटर जो होगा उसका 0 आ जाएगा। यानी 0 डायमीटर होने का मतलब है कि जो वो सेंटर की तरह बिहेव करेगा। यानी कि इसका मतलब है कि डार्क जो आपका रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू होंगे, वो क्या होंगे, उसका जो पहला रिंग बनेगा, जो सेंट्रल रिंग होगा, वो आपका डार्क होगा। लेकिन अगर ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू पूछता ना, तो ये उल्टा सिनेरियो हो जाता है। जो यहाँ ब्राइट नजर आ रहा है उसके लिए डार्क होता है, जो डार्क हो रहा है उसके लिए ब्राइट नजर आता है। यानी कि अगर ट्रांसमिटेड लाइट के लिए पूछेंगे तो जो आपका सेंट्रल फ्रिंज बनेगा वो आपका ब्राइट बनेगा, ये हमेशा दिमाग में रखना। और रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए जो सेंट्रल फ्रिंज बनेगा वो आपका डार्क बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और फार्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए। वैसे नॉर्मली फार्मूला म्यू होता है, और जब म्यू बराबर मान लेते हो कि एयर है, तो ये म्यू बराबर 1 हो जाता है, डायमीटर हो जाता है अंडर रूट में 2, 2n-1 और लैम्डा आर। ठीक है, ये जब आप मान लेते हो कि क्या है, उनके बीच में जो जगह है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में जो जगह है, वहां पे आपका एयर फिल हुआ है। तो ये दो चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। एन air film is formed between a glass plate and a curved surface of plano convex lens. If the film is illuminated by a monochromatic light and a microscope is focused on the thin film, one will be visible. वही न्यूटन पूरा सेटअप ही है। कह रहा है कि अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर इनके बीच में एक एयर फिल्म फॉर्म हो रहा है, कहाँ, एक प्लेन मिरर और ये जो कर्व सरफेस है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, ये जो कर्व सरफेस है, उनके बीच में क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे एयर फिल हो गया है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे कोई लिक्विड भी फिल हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस केस में इसने बोला है एयर फिल्म हुआ, तो एयर फिल्म होने का मतलब है कि उसका म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो जाएगा। कह रहा है कि जब कोई यहाँ नीचे से माइक्रोस्कोप लगा के देखेगा तो उसको क्या दिखाई देगा। जब ये कोई बंदा नीचे से माइक्रोस्कोप लगा के देखेगा न्यूटन रिंग में, तो उससे देखेगा कि यहाँ पे जहां थिकनेस टी बराबर 0 है, इस वजह से फिल्म का, उसके चारों तरफ क्या हो रही है, क्या हो रही है, कंसेंट्रिक रिंग्स फॉर्म होते हुए दिखाई देंगी, सर्कुलर फ्रिंजेस फॉर्म होते हुए दिखाई देंगी, जो कि कंसेंट्रिक होंगी। ठीक है, तो ये लिख रहा है कि ब्राइट एंड डार्क स्ट्रेट फ्रिंजेस अपीयर, क्योंकि न्यूटन रिंग में स्ट्रेट फ्रिंजेस नहीं अपीयर होती, न्यूटन रिंग में सर्कुलर फ्रिंजेस अपीयर होती हैं। ब्राइट एंड डार्क स्ट्रेट फ्रिंजेस अनइक्वल स्पेस, ये भी गलत है क्योंकि स्ट्रेट फ्रिंजेस की बात कर रहा है। सी देखो, ब्राइट एंड डार्क कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस इक्वल स्पेस्ड। ठीक है, और ब्राइट एंड डार्क कंसेंट्रिक सर्कुलर रिंजेस अनइक्वल स्पेस्ड, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो जो होता है वो क्या होता है, अनइक्वल स्पेस्ड होता है, क्योंकि रेडियाई जो होती है, जो डायमीटर होता है, वो क्या होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। इसका मतलब है कि वो जो स्पेस्ड होते हैं वो क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, उनकी डिस्टेंस जो होती है सेंटर से जैसे जैसे रिंग्स की तरफ जाते हैं वो बढ़ती जाती है। तो पांचवा का जो आपका डी ऑप्शन होगा, ब्राइट एंड डार्क कंसेंट्रिक सर्कुलर फ्रिंजेस, वो भी अनइक्वल स्पेस्ड की वो आपकी आपकी यहाँ पे बनती हैं। तो इसका क्या होगा, आपका डी ऑप्शन होगा, वो आपका राइट ऑप्शन होगा। छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, इफ प्लेन ग्लास प्लेट इज रिप्लेस्ड बाय प्लेन मिरर, ये जो न्यूटन्स रिंग में ये जो नीचे हम प्लेन ग्लास प्लेट लगाते हैं, ये आपका प्लेन ग्लास प्लेट होता है। ठीक है, ऊपर ये आपका होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे मिरर से, ऐसे जैसे नीचे पॉलिश कर देंगे, मिरर से रिप्लेस कर देंगे, तो क्या होगा, जैसे ही मिरर से रिप्लेस करोगे तो जो आपका पाथ डिफरेंट मिल रहा था, वो जो आप जब पढ़ोगे तो एक ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका एक पाथ डिफरेंट मिल रहा था, 2d cos ऑफ थीटा माइनस लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंट मिल रहा था, वो पाथ डिफरेंट मिलना बंद हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा कि जिसकी वजह से आपका यूनिफॉर्म इल्यूमिनेटेड आपकी फ्रिंजेस नजर आ जाएंगी, यानी कि वहां पे कोई फ्रिंजेस नहीं बनेगी, वहां पे एक तरीके से चारों तरफ एक क्या हो जाएगा, एक समान इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कोई फ्रिंजेस नहीं बनेंगे, इंटरफेरेंस नहीं नजर आएगा, क्योंकि पार्ट डिफरेंट नहीं मेंटेन हो पाएगा, और पार्ट डिफरेंट नहीं मेंटेन हो पाएगा तो आपका क्या होगा, कभी भी आपको पैटर्न्स नहीं मिलेंगे। तो वहां पे यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन हो जाएगा, एक समान क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न्स देखने को नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो डी ऑप्शन है, इनमें से एक आपका करेक्ट ऑप्शन है। पहला क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन पे आओ। इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट विद द एयर फिल्म इन रिफ्लेक्टेड लाइट, द डायमीटर ऑफ nth फ्रिंज इज dn. If the air film is replaced by liquid, the refractive index mu
द डायमीटर ऑफ द nth फ्रिंज बिकम। देखो इसको जानने के लिए आपको अच्छे से फार्मूला पता होना चाहिए और न्यूटन रिंग अरेंजमेंट का सेटअप पता होना चाहिए। न्यूटन रिंग का ऐसे ही सेटअप होता है, ऐसे ही एक प्लेन ग्लास प्लेट होता है, उसके ऊपर हम क्या रख देते हैं, एक आपका कॉन्वेक्स लेंस रख देते हैं। कह रहा है कि पहले केस में, दो केस है, पहले केस में ये जो जगह बच रही है, यहाँ पे जगह पे इसने क्या बोल दिया है कि इस जगह में एयर फिल्म हो गया है, एयर फिल्म हो गया है, ठीक है। तो एयर फिल्म होगा तो क्या पूछ रहा है कि डायमीटर ऑफ क्या होगा, nth फ्रिंज का। देखो अब यहाँ पे डायमीटर दो तरीके से, आपका डायमीटर दो तरीके से फ्रिंजेस बनते हैं, या तो डार्क बनते हैं या तो आपके ब्राइट बनते हैं। हम बात करते हैं डार्क की, कोई एक लेके चलो क्योंकि यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया है, ठीक है, कि कौन सा फ्रिंजेस की बात कर रहा है। हम डार्क की ही बात करते हैं, डार्क फ्रिंजेस लेके चलते हैं। तो डार्क फ्रिंजेस में जब एयर फिल्म हो जाता है तो उस केस में इसका डायमीटर होता है 4n लैम्डा इंटू आर, जहां आर इस लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लैम्डा जो लाइट फॉल हो उसका वेवलेंथ है, n नंबर ऑफ फ्रिंजेस है और 4 आपका एक नंबर है, ठीक है। अगर अब दूसरे सेटअप में अब ये जो जगह है उसके बीच में कोई लिक्विड भर दो, यहाँ पे ये जो जगह है उसके बीच में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लिक्विड भर दोगे, तो जो nth रिंग का जो डायमीटर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4n लैम्डा आर डिवाइड बाई म्यू, ये अंडर रूट के अंदर ही है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या था, ये आपका एयर में था और ये आपका मीडियम में था, ठीक है। अब दोनों में आपका रिलेशन निकालना है। कह रहा इफ द एयर फिल्म इज रिप्लेस बाय लिक्विड, अब एयर फिल्म को लिक्विड से रिप्लेस कर दे रहे हैं विद द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, द डायमीटर ऑफ nth फ्रिंजेस विल बी, डायमीटर ऑफ nth फ्रिंजेस क्या होगा, यानी डायमीटर आप या dn ऑफ लिक्विड, इसको मीडियम नहीं इसको लिक्विड बोल दो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका लिक्विड दिया तो यहां से l से रिप्रेजेंट कर दो। dn ऑफ लिक्विड इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो, 4n लैम्डा आर अलग करड़ी में और इसको अलग अंडर रूट में, ठीक है। ये 4n लैम्डा आर जो है वो क्या है, डायमीटर ऑफ क्या है, एयर का है, जब हम क्या कर रहे थे उनके बीच में एयर फिल्म हो रहा था। तो dn ऑफ लिक्विड, डायमीटर ऑफ nth फ्रिंज, nth डार्क फ्रिंज इन लिक्विड इज इक्वल टू dn ऑफ ए और डिवाइड बाई अंडर रूट में म्यू, कि डायमीटर ऑफ nth डार्क रिंग इन एयर और डिवाइड बाई अंडर ऑफ म्यू। तो जब लिक्विड से रिप्लेस कर दोगे तो जो एयर में जो nth डार्क रिंग का जो डायमीटर था उसका 1 बाई अंडर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो सातवां का आपका जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। फार्मूले याद रहेंगे, क्वेश्चंस आराम से लग जाएंगे। चलो 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस आर, न्यूटन रिंग अरेंजमेंट में जो ब्राइट फ्रिंजेस का जो डायमीटर होता है वो क्या होता है। देखो अब इसमें भी ब्राइट फ्रिंजेस का इसने मेंशन कर दिया कि न्यूटन रिंग अरेंजमेंट में ब्राइट फ्रिंजेस। अब इसने ये नहीं मेंशन किया कि ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू देख रहा है या आपके रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू देख रहा है, पर डजंट मैटर, दोनों सिचुएशन के केस में जो फार्मूलेस आते हैं दोनों सेम आते हैं। बस जो हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू डार्क का होता है वो ट्रांसमिटेड लाइट के थ्रू ब्राइट का आपका फार्मूला हो जाता है, बस जस्ट रिवर्स हो जाता है, ठीक है, लेकिन फार्मूला सेम रहता है। कह रहा है इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज आर, ठीक है। न्यूटन रिंग अरेंजमेंट में ब्राइट फ्रिंजेस का जो डायमीटर होता है वो कैसा होता है, तो हम ये लिख के चल रहे हैं कि जो ऐसे डी एन nth ब्राइट फ्रिंज है बी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो इस केस में ऐसे होता है 2n-1 और लैम्डा आर डिवाइड बाई ऐसे म्यू। हम ये मान के चल रहे हैं कि उनके बीच में कोई मीडियम है, कोई म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मीडियम है, हवा मान के नहीं चल रहा है। मोस्टली लोग हवा मान लेते हैं कि उनके बीच में एयर भरा है तो म्यू की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो डी एन nth ब्राइट रिंग का जो डायमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2n-1 इंटू लैम्डा आर, अगर उनके बीच में आपने मान लिया कि एयर फिल्म हुआ है। तो देख लो किसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट द डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग आर, ठीक है, क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2n-1, यानी n की वैल्यू आप पुट करोगे 1 तो हो जाएगा 2 1, आपका क्या हो जाएगा 2n-1 यानी आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 पुट करोगे तो 2 4 जा 4 -1 3 हो जाएगा, 3 पुट करोगे 3 2 जा 6 -1 5 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका क्या आ रहा है, एक ऑड आ रहा है, ठीक है, इस करड़ी के अंदर आपका ऑड नंबर आ रहा है। लैम्डा अगर आर कांस्टेंट मान लो तो डायमीटर होगा वो ऑड नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर हम डार्क रिंग की बात करें, ऐसे डार्क रिंग की बात करें तो होता है अंडर रूट में 4n लैम्डा आर डिवाइड बाई म्यू। और याद रखना ये हम अभी रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में देख रहे हैं, अगर ट्रांसमिटेड लाइट के केस में देखते हो तो ये आपका डार्क हो जाता और ये आपका ब्राइट हो जाता, बस उल्टा हो जाता, फार्मूला वही रहता, ठीक है। इस केस में जो डायमीटर होगा आपका डार्क रिंग का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर
4n, n की वैल्यू 1 रखोगे तो आपका 4, n की वैल्यू 2 रखोगे तो 8, 8 की वैल्यू n की 3 रखोगे तो 12, यानी स्क्वायर रूट ऑफ इवन नंबर के प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन इस केस में, ब्राइट केस में, जो डायमीटर होता है वो ऑड नेचुरल नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नवे क्वेश्चन पे आते हैं। इन न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट ब्राइट एंड डार्क आर ऑब्टेन यूजिंग सोडियम लाइट इफ द एंटायर अरेंजमेंट आर डिप्ड इन वाटर देन। ठीक है, पहले हम न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट कर रहे थे, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस अपीयर कर रहे थे सोडियम लाइट से, जब उनके बीच में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था मतलब एयर भरा था, यहाँ पे एयर फिल हुआ था। एयर फिल होने का मतलब म्यू की वैल्यू 1 थी। अब क्या कर रहा है, जब उनके पूरे एंटायर सेटअप को हम क्या कर देंगे, वाटर में डिप्ट कर देंगे, तो वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कुछ होता है, यहाँ पे यह कहने का मतलब है कि अब यहाँ पे एयर नहीं है, अब यहाँ पे कुछ म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का कुछ आपका मीडियम आ गया है, और इस केस में इसने वाटर दे रखा है। ठीक है, पहला केस ये था कि एयर में हम डार्क ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्टेन कर रहे थे, दूसरा हमने इसको वाटर में डिप्ट कर दिया, वाटर में डिप्ट करते ही जो खाली जगह थी वहां पे वो वाटर फिलअप हो गया, यानी वहां पे म्यू मीडियम का कुछ आपका म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का मीडियम आ गया। जब हम एयर में निकालते हैं, ठीक है, जब हम एयर में डार्क एंड ब्राइट निकालते हैं, फार्मूला अभी भी वही है। ठीक है, क्या एयर में जब हम डार्क ब्राइट निकालते हैं इन एयर, ठीक है, ब्राइट फ्रिंजेस क्या आता है, डायमीटर आता है वो आपका 2n-1 इंटू लेमडा इंटू आर। ठीक है, और ये डार्क फ्रिंजेस क्या आता है, हम रिफ्लेक्टेड लाइट की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिटेड लाइट क्योंकि मोस्टली रिफ्लेक्टेड लाइट की बात करता है जब नहीं दिया होता है, और जब दिया होता है अगर आपको पूछेगा तो ट्रांसमिटेड लाइट मेंशन करके पूछेगा। ये हो जाएगा 4n लेमडा इंटू आर। ठीक है, अब जब रिफ्लेक्टिव कुछ ही मीडियम में डाल देंगे तो यही ब्राइट रिंग का जो डायमीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट में 2n-1 लैम्डा आर डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, ये करड़ी में ही है पूरा। तो अब डार्क रेंजेस का जो डायमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 4n लैम्डा आर डिवाइड बाई आपका म्यू। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप देख रहे हो कि जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हम वाटर में डिप्ट करें या म्यू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल में पूरे सेटअप को डिप्ट कर रहे हैं, तो जो आपका डायमीटर आ रहा है डार्क का वो क्या आ रहा है, देखो एक कंपेयर कर लो कि जो डायमीटर आ रहा है, ठीक है, इन मीडियम वो क्या आ रहा है, जो डायमीटर आ रहा है कुछ एयर में, उसका कुछ अंडर रूट में म्यू टाइम्स क्या हो रहा है, वो आपका 1 बाई अंडर रूट में म्यू टाइम्स आ जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो नवा क्वेश्चन है उसका क्या है, डायमीटर ऑफ रिंग डिक्रीजेस, क्योंकि जब मीडियम में देख रहे हैं तो एयर का कुछ 1/√2 म्यू टाइम्स हो जा रहा है ना। ठीक है, मान लो एयर में 4 रहा है डायमीटर, और जब हम मीडियम में निकाल रहे हैं तो, और मान लो कि उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 2 है, तो 4 बाई क्या हो जाए, अंडर रूट में 2 हो जा रहा है, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स घट जा रहा है, यानी उसका डायमीटर जो है मीडियम में डिप्ड करने पे वो क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो डायमीटर ऑफ द रिंग डिक्रीजेस, यानी का मतलब है कि जो बड़े बड़े रिंग फॉर्म हो रहे थे उसका डायमीटर बड़ा बड़ा था, जैसे उसको लिक्विड में डालोगे पूरे सेटअप को, तो जो जो फ्रिंजेस होंगे, जो सर्कुलर फ्रिंजेस होंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, वो छोटे छोटे रिंग्स नजर आएंगे क्योंकि उनका डायमीटर घट जाएगा। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे आते हैं। और न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट द सोर्स ऑफ लाइट इज, न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट में जो सोर्स ऑफ लाइट होता है ना, वो एक ऐसे लंबी सी अपन ऐसे लंबा सा लैंप होता है, यानी कि जो न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट में जो सोर्स होता है वो वाइड सोर्स ऑफ लाइट का यूज होता है, फिर उसको मोनोक्रोमेटिक, फिर उसको एक कॉन्वेक्स लेंस लगा के उसको उसको क्या करते हैं, पैरेलल करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट में जो सोर्स ऑफ लाइट यूज होता है वो वाइड यूज होता है। ठीक है, 11वें क्वेश्चन पे आते हैं। इन न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इज यूज्ड, द डायमीटर ऑफ रिंग इज प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, न्यूटन्स रिंग अरेंजमेंट में जो वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्डा यूज हो रहा है उसका और डायमीटर में कैसा रिलेशन है, तो फार्मूला कोई भी फार्मूला देख लो, चाहे ब्राइट के लिए देख लो चाहे डार्क के लिए देख लो, हम यहाँ डार्क की बात कर दे रहे हैं, तो होता है 4n लैम्डा आर और डिवाइड बाई ये म्यू, हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, यानी डायमीटर ऑफ जो भी आप होगा, चाहे डार्क चाहे ब्राइट का, यहाँ जो डायमीटर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अंडर रूट में लैम्डा के, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब देखोगे अगर ब्राइट के लिए भी फार्मूला लिखोगे ना, ब्राइट के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा आएगा, ब्राइट के लिए भी फार्मूला यही आता है, 2n-1 लैम्डा इंटू आर डिवाइड बाई म्यू। ये चीजें नहीं बताने वाली, लैम्डा आर डिवाइड बाई म्यू, लैम्डा आर डिवाइड बाई म्यू, बस बता ला यहाँ पे इवन नंबर है अंडर रूट में और यहाँ पे ऑड नंबर है अंडर रूट में। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे शायद, हाँ ठीक है, ये आपका सीजे यहाँ पे आपको ऐसी आपको नजर आएंगी। ठीक है, 12वें क्वेश्चन पे आओ। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट द सेंट्रल फ्रिंज आर। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो सेंट्रल फ्रिंजेस कैसी नजर आती है, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं तो सेंट्रल फ्रिंजेस हमारी डार्क नजर आती है। ठीक है, जब व्हाइट लाइट यूज करते हैं ना
जब मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो कलर्ड फुड फ्रिंजेस नजर आती हैं। सेंट्रल उसका डार्क होता है, लेकिन जैसे जैसे आपको आगे बढ़ते हो कलर्ड फुड फ्रिंजेस नजर आती हैं और कुछ समय के बाद वो कलर खत्म हो जाती हैं। तो जब हम व्हाइट लाइट में हम देखते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर, तो हम क्या आता है कि वो सेंटर पे डार्क ही होता है, लेकिन उसके बाद की जो रिंगें होती हैं वो कलरफुल नजर आती हैं। लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट में सेंट्रल डार्क होता है और सारी फ्रिंजेस भी वो क्या होती है, एक ही कलर की नजर आती हैं। ठीक है, वो ब्राइट होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। 13वें क्वेश्चन पे आते हैं। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन टू मिरर आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर देन आर, जब दो मिरर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, ये आपका M1 होता है और ये आपका क्या होता है, M2 डैश होता है। ठीक है, M2 डैश होता है और ये दोनों एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर में जो फ्रिंजेस बनती है वो तीन तरह के फ्रिंजेस बनती हैं। एक आपका सर्कुलर फ्रिंजेस बनता है, ठीक है, एक सर्कुलर फ्रिंजेस बनता है, एक व्हाइट लाइट फ्रिंजेस बनता है, व्हाइट फ्रिंजेस बनता है। ठीक है, और एक और फ्रिंजेस बनता है, एक सर्कुलर फ्रिंजेस बनता है, एक व्हाइट लाइट फ्रिंजेस बनता है, और एक आपका फ्रिंजेस विथ व्हाइट लाइट और सर्कुलर फ्रिंजेस, और आपका एक शायद, हाँ, एक सर्कुलर फ्रिंजेस बनता है जब ये इन दोनों का, हाँ, एक फ्रिंजेस नहीं बनता है जब आपका क्या होता है, जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन d बराबर 0 हो जाता है। जब इन दोनों के बीच में सेपरेशन, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर लैप कर जाते हैं, तो जो आपका देखोगे आप माइक्रोस्कोप के ऊपर, तो ये पूरा रीजन आपका कुछ नहीं नजर आएगा, पूरा एक व्हाइट ऐसा ऐसा नजर आएगा। ठीक है, तो जब M1 और M2 परपेंडिकुलर होते हैं और इनके बीच में कुछ स्पेस होता है, कुछ डी स्पेस होता है, ठीक है, उस केस में आपको आपको सर्कुलर फ्रिंजेस नजर आती हैं। और जब ये दोनों एक हमारा क्या होता है, इस तरीके की फ्रिंजेस नजर आती हैं, जब हमारा M1 M2 कुछ एंगल पे होते हैं, कुछ इस तरीके के फ्रिंजेस नजर आती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के फ्रिंजेस आपके नजर आती हैं। ठीक है, तो वो आपका एक तरीके की आपका पैराबोलिक फ्रिंजेस भी नजर आती हैं जब ये M1 M2 कुछ एंगल पे होते हैं, यानी कुछ इस तरीके से होते हैं। M1 इस तरीके से और M2 इस तरीके से, इनके बीच में कुछ एंगल थीटा है। ठीक है, ऐसे कुछ नजर आती हैं। लेकिन इस केस में पूछा है कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर थीटा बराबर 90 डिग्री है, उस केस में जब फ्रिंजेस और इनके बीच में सेपरेशन d है, ठीक है, तब उस केस में सर्कुलर फ्रिंजेस नजर आएंगी। लेकिन अगर d बराबर 0 हो जाएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगे, M1 और M2 डैश का प्रतिबिंब, ठीक है, आप पढ़े होंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, तो ये सेटअप आपको नजर आया होगा। जब d बराबर 0 हो जाएगा, उस केस में हमारा जो होगा, जो आपका कोई भी फ्रिंजेस अपीयर नहीं आ जाएंगी, पूरा का पूरा ऐसे ऐसे पूरा एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इंटेंसिटी का। ठीक है, तो कौन सी फ्रिंजेस बनती हैं, एक सर्कुलर फ्रिंजेस बनती हैं, एक लोकलाइज्ड फ्रिंजेस बनती हैं और एक वाइड फ्रिंजेस बनती है। तीन प्रकार की फ्रिंजेस बनती हैं। ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में वो डिपेंड करता है कि M1 M2 के बीच का एंगल कितना है, M1 M2 के बीच में स्पेसिंग कितनी है, उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल फ्रिंजेस, ठीक है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में जो सेंट्रल फ्रिंजेस का ऑर्डर होता है वो मैक्सिमम ऑर्डर का होता है, यानी 14 का ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए होगा। हमने 13 का बी लगाया है और 14 का ए। 15वें क्वेश्चन पे आते हैं। द लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर अटैच्ड विद द माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज द ऑर्डर ऑफ द, देखो ये इंस्ट्रूमेंटल चीजें हैं, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। 15वां क्वेश्चन, ये चीजें आपके लैब से रिलेटेड है। जब आप लैब वर्क करते हो तो आपको पता चलता है कि जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर होता है उसमें जो माइक्रोमीटर अटैच होता है, जिसकी वजह से हम फ्रिंजेस देखते हैं, उसका ऑर्डर कितना होता है। ठीक है, उसका उसका लिस्ट काउंट का ऑर्डर कितना होता है। तो आपका जो 15वां क्वेश्चन है उसके लिस्ट काउंट का जो ऑर्डर होगा वो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर का उसका ऑर्डर होता है। ये चीजें आपको, ये लैब वाली चीजें हैं, ये जस्ट आपको दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर व्हेन द सोडियम लाइट इज यूज्ड, द मूवेबल मिरर इज मूव्ड द डिस्टेंस x मीटर फ्रॉम द सक्सेसिव पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस, देन द सेपरेशन बिटवीन टू क्लोज्ड वेवलेंथ विल बी। देखो ये एप्लीकेशन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, कि जब हम सोडियम लाइट के यूज करते हैं तो एक्चुअली सोडियम लाइट में हमारी दो लाइटें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक होता है सोडियम लाइट में दो लाइटें होती हैं। ठीक है, तो उस दो लाइटों को अगर हमको सेपरेट करना है, देखना है, नॉर्मली आंखों से तो हम देख नहीं पाएंगे, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज करके हम दो लाइटों को, सोडियम के अंदर जो छुपी दो लाइनें होती हैं, दो जो लाइटें होती हैं, उसको आप सेपरेट कर पाते हैं अलग अलग वेवलेंथ के, वो हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से कर पाते हैं। उस केस में जो हमारा फार्मूला होता है कि जो डेल्टा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वेवलेंथ में, वो क्या होता है, लैम्डा स्क्वायर बाई
2x वाले फार्मूले को लगा के हम क्या करते हैं, हम निकाल पाते हैं कि जो सोडियम लाइट में जो दो लाइटें छुपी हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है, वो हम इस वाले फार्मूले से कि लैम्डा जो लाइट यूज करे उसका वेवलेंथ कितना, उसका स्क्वायर डिस्टेंस बाय 2 इंटू एक्स, जो x जो मूव किया है 2 सक्सेसिव पोजीशंस ऑफ मैक्सिमम डिस्टेंस। तो इस वाले फार्मूले को निकाल के हम इस वाले फार्मूला लगा के हम सोडियम लाइट के दो वेवलेंथ के बीच का डिफरेंस निकाल पाते हैं, और यही आपसे पूछा भी था। ठीक है, और ये एप्लीकेशन है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। ठीक है, इफ 17वें क्वेश्चन पे आओ, द वेज शेप्ड फिल्म ऑफ स्मॉल एंगल ऑफ वेज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू एंड नॉर्मल इंसिडेंट द फ्रिंजेस विड्थ लैम्डा इज, ये आपका अगेन एक फार्मूला ही है। जब वेज फिल्म के अंदर की बात करोगे तो स्मॉल एंगल पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है और नॉर्मल इंसिडेंट लाइट अगर नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, उस केस में जो आपका फार्मूला हो जाएगा कि जो आपका द फ्रिंज विड्थ जब आप निकालोगे तो फ्रिंज विड्थ जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है थीटा के। ठीक है, इस केस में जो फार्मूला हो जाएगा 17वें में आपका बी वाला लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। अगर अगर एयर होगा उस वेज शेप्ड फिल्म में तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लैम्डा अपॉन 2 थीटा हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई मीडियम है तो लैम्डा अपॉन 2 थीटा हो जाएगा। यानी फ्रिंज विड्थ होता है वो थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो थीटा इनके बीच का जो एंगल बनता है वेज शेप्ड फिल्म के, जैसे जैसे थीटा बढ़ते जाते हो आपका जो विड्थ होता है, फ्रिंज विड्थ होता है, वो आपका घटता जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो थीटा होना चाहिए वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, लगभग कंपेयर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट के होना चाहिए। अगले आते हैं 18वां क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म आर, द लीस्ट थिकनेस ऑफ नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म आर। ठीक है, नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म का जो थिकनेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन में इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो 18वें का आपका डी यानी लैम्डा अपॉन 4 म्यू इसका ऑप्शन सही होगा कि जो नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म्स होते हैं उसकी थिकनेस अपना अपना जो होना चाहिए वो लैम्डा अपॉन 4 म्यू के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये सब जस्ट याद करने वाली चीजें हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। 19 क्वेश्चन पे 19वें क्वेश्चन पे आते हैं। एडरप्ट, ठीक है, एब्रप्ट फेज चेंज ऑफ पाई इज इंट्रोड्यूस्ड इन रिफ्लेक्टेड वेव ड्यू टू, आपको बताया था कि जब लाइट क्या करती है फेज चेंज करती है, पाई फेज चेंज करती है, लैम्डा बाई 2 फेज चेंज करती है, जब क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है किसी डेंसर मीडियम से। वो क्यों होता है? ठीक है, मैंने बोला पाई का आपका पाथ डिफरेंट होता है, आप पाई का फेज डिफरेंस होता है और लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंट होता है। जब आप पढ़े होंगे इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म या न्यूटन्स रिंग, इन सब में आप एडिशनली पाथ डिफरेंट निकालने के बाद आप एडिशनली लैम्डा बाई 2 घटाते हो, क्योंकि ये बताते हो कि वहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है किसी डेंसर मीडियम से। तो ये जो कौन सा नियम होता है, इस नियम को क्या बोलते हैं कि जब लाइट फेज पाई का फेज चेंज कर देती है, लैम्डा बाई 2 का पाथ चेंज कर देती है जब वो रिफ्लेक्ट होती है, वो आपका इसको आपको स्टोक्स लॉ बोलते हैं। स्टोक्स लॉ यही कहता है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो लैम्डा बाई 2 का पाथ डिफरेंट या पाई का आपका फेज डिफरेंस आपका हो जाता है उसके बीच में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन शायद गोरखपुर में डीडीयू गोरखपुर में ये पूछा भी गया है 2005 के अप्रॉक्स। ठीक है, कह रहा है कि इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर फ्रिंजेस आर फॉर्म यूजिंग अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ 5780 एंगस्ट्रॉन। यहाँ पे लैम्डा दे दिया है 5780 एंगस्ट्रॉन का आपका वेवलेंथ दिया है, यानी इसको सबसे पहले आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5780 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -10 मीटर आपका आ जाएगा। द पिच ऑफ स्क्रू यूज्ड टू मूव वन ऑफ द मिरर इज 100 मीटर। जो आपका पिच जो है वो डी बराबर कितना है, डी बराबर आपका दिया है 100 माइक्रोमीटर, यानी 100 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कह रहा है कि द नंबर ऑफ न्यू फ्रिंजेस दैट विल अपीयर व्हेन द स्क्रू इज टर्न थ्रू वन रिवोल्यूशन। जब स्क्रू वन रिवोल्यूशन जब टर्न करेगा तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो अपीयर होंगे यानी कि वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी 2d डिवाइड बाई लैम्डा। इस वाले फार्मूले को आप दिमाग में रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट आते हैं, ऐसे इस वाले फार्मूले से लग जाएगा। तो 2 इंटू डी यानी 100 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन लैम्डा यानी 5780 इंटू 10 टू द पावर -10, सब मीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ये आपका मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। जो एक ये नंबर आएगा कितने फ्रिंजेस, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछ रहा है तो एक नंबर आएगा, इसका कुछ यूनिट नहीं होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 346 आपके फ्रिंजेस नजर आएंगे। जब हम स्क्रू को क्या करेंगे, वन रिवॉल्यूशन आपको घुमाएंगे, वन रिवॉल्यूशन कराएंगे, और एक उसका जो जो स्क्रू का पिच है वो आपका 100 माइक्रोमीटर का होगा तब। ठीक है, अब क्या करा है 21 क्वेश्चन, जस्ट 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन और बचे हैं। न्यूटन रिंग, न्यूटन रिंग कैसे होते हैं? न्यूटन रिंग के बारे में सबको पता है कि न्यूटन रिंग आपका ये रिंग होता है, तो न्यूटन रिंग आपके सर्कुलर भी होते हैं।
ठीक है, तो न्यूटन रिंग आपके सर्कुलर रिंजेस, सर्कुलर, कुछ कुछ बुक में आपको ये आपको हाइपरबोलिक भी दिखेंगे, ऐसे कुछ ऐसा दिखेंगे, वो डिपेंड करता है। यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि ये जो आपका जो इंक्लाइनेशन है M1 M2 के बीच में वो कैसा है। M1 M2 के बीच में इंक्लाइनेशन पे डिपेंड करता है कि जो फ्रिंजेस होंगे, अगर ऐसा होगा तो कुछ इस तरीके का भी फिल्म फॉर्म होता है ऐसे, ठीक है, जिसकी कॉन्वेक्सिटी जो जहां पे थिकनेस होती है उसकी तरफ लाई करती है t बराबर 0 पे, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके के फ्रिंजेस भी फॉर्म होते हैं, हाइपरबोलिक फ्रिंजेस भी फॉर्म होते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि M1 M2 के बीच में क्या आपका रिलेशन क्या है, उनके बीच में इंक्लाइनेशन कैसा है, कैसे वो एक दूसरे के एंगल पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अभी हम सर्कुलर मान के चल रहे हैं, ठीक है। 22 क्वेश्चन पे, अपीयरेंस ऑफ कलर इन रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द थिन फिल्म इल्यूमिनेटेड बाय एक्सटेंडेड व्हाइट लाइट सोर्स इज ड्यू टू, ठीक है। जो कलरफुल आपके थिन फिल्म में जो कलरफुल फ्रिंजेस नजर आती हैं, ठीक है, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स के केस में वो किस वजह से होती है? जाहिर सी बात है, जो थिन फिल्म में जो कलरफुल लाइट प्रोड्यूस होती है रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से, वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से ही होती है। तो 22 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। 23 question, in Michelson interferometer the fringes of equal inclination produced is called, जो फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? हाइडिंजर फ्रिंजेस भी बोलते हैं, ठीक है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रिंजेस ऑफ इक्वल इंक्लाइनेशन को ही हाइडिंजर फ्रिंजेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो 23 का आपका सी ऑप्शन सही होगा। 24 क्वेश्चन है, इन न्यूटन रिंग अरेंजमेंट द डायमीटर ऑफ 10th डार्क रिंग ड्यू टू वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इन वाटर म्यू इक्वल टू 1.5 इज 4 mm। करेक्ट, जो डायमीटर है dn जो है वो क्या है? 10th डायमीटर का। ना इधर ये क्या दिया है? डायमीटर ऑफ डार्क रिंग, ठीक है, डार्क रिंग यानी कि यहाँ पे डार्क की बात कर रहा हूं, ठीक है। 10th डार्क रिंग यानी D10 दिया है, D10 की बात कर रहा है, वो कितना दिया है? 4 mm, 4 mm दिया है, ठीक है। और वेवलेंथ कितना दिया है? 600 nm। वेवलेंथ कितना दिया है आपका? 600 nm दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे आपको डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग, ठीक है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ डार्क रिंग की बात कर रहा, तो डार्क रिंग का जो डायमीटर होता है वो आता है 4n लैम्डा आर डिवाइड बाई म्यू। अगर कोई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सिवाय आपके क्या हो, एयर के हो, तो वहां पे म्यू लगा देते हैं, एयर के लिए म्यू की वैल्यू 1 हो जाती है, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी है 1.5, ठीक है, 1.5। अब उस फार्मूले में पुट कर दो, डी एन की वैल्यू 4 mm है, यानी 4 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर लो। अंडर रूट में 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, एन की वैल्यू 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाई वेवलेंथ कितना है? 600 nm, यानी 600 गुणे 10 घाते ये आपका 600 गुणे 10 घाते -9, ठीक है, नैनोमीटर। और दो दो जीरो और हटा दोगे तो 6 इंटू 10 घाते 7। चलो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। नीचे डिवाइड बाय क्या है? इंटू आर, ये आपका पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ रहा है, नीचे करड़ी में ही क्या है? म्यू, यानी 1.5। यानी अब यहां से सॉल्व करके दोनों तरफ स्क्वायर करके आप यहां से आर की वैल्यू निकाल लोगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 1 मीटर, यानी आर की वैल्यू मीटर में है तो ये 100 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। इसको जस्ट कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 100 सेंटीमीटर ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि सारी चीजें मीटर में है तो आर की वैल्यू भी मीटर में आएगी। यहाँ पे ऑप्शन 100 सेंटीमीटर में दिया है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये आप कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आते हैं, इन इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ न्यूटन रिंग द डायमीटर ऑफ 5th एंड 10th डार्क रिंग इज 0.5 एंड 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या आ रहा है? डायमीटर ऑफ 5 एंड डार्क रिंग यानी कि D5 दिया है, कितना आपका? 0.5 सेंटीमीटर, और आपका क्या दिया है? D आपका 10 दिया है, वो आपका कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ 20th डार्क रिंग यानी D21 की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना होगा, ठीक है। आपको पूछा है कि nth डार्क रिंग का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 4n लैम्डा आर, ये आपका nth डार्क रिंग का डायमीटर होता है। और इस केस में नहीं दिया है कि आपका मीडियम क्या है, तो मीडियम मान के चल रहे हैं कि एयर है, इसलिए उसकी म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये फार्मूला बन जाएगा dn इक्वल टू 4n लैम्डा आर, ठीक है। तो यहां से आप dn की वैल्यू पहले रख दो 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4n, ये स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट इधर से हट जाएगा। 4n लैम्डा आर, ये पहला इक्वेशन। अब जब dn की वैल्यू 10 है, यहाँ पे आप 5 रख दोगे ना, 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई, क्योंकि ये 5वें रिंग का है ना, तो 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी देखो ये चल क्यों नहीं रहा, एक 1 मिनट, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर ऑफ 5th आपका जो डार्क रिंग है, यहाँ पे 4 इंटू 5 इंटू लैम्डा आर आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इस तरह 10th डार्क रिंग का तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई आपका 10 इंटू लैम्डा आर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो,
ठीक है, यहां से आप जब लेमडा आर की वैल्यू निकालो, मैं जस्ट बता दे रहा हूं कि यहाँ पे आप जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन 1 बनेगा, दो इक्वेशन बनोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये आपका आ जाएगा 0.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 20 लैम्डा आर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 40 लैम्डा आर, 10⁻40। ठीक है, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 20, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 20 लैम्डा आर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे जब आप लैम्डा आर की जो वैल्यू निकालोगे, ये 3/80 आपका लैम्डा आर की वैल्यू आ जाएगी। बस लैम्डा आर मिल गया। अब 20th यानी 20वें डायमीटर का जो आपका जो रिंग का जो डायमीटर होगा, फार्मूला वही D20 इज इक्वल टू 4 इंटू 20 इंटू लैम्डा आर की वैल्यू 30/80, 20 चौकवा 80, 4 से 4 कैंसिल, D20 की वैल्यू आ जाएगी करड़ी में 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर में ऑप्शन भी दिया है, मैंने सारी चीजें सेंटीमीटर में रखी हैं, तो करड़ी में 3 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आपने सीधे लैम्डा आर की वैल्यू निकाला, तो होता है फार्मूला एन लैम्डा 4 एन लैम्डा आर। 4 एन की वैल्यू दिया है 20, डार्क रिंग की पूछ रहा है, एन की वैल्यू 20 रख दिया, लैम्डा आर की वैल्यू 3/80, और आपका ये आपका जो आपका सारा चीजें हैं वो आपके आंसर आ गया अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर। तो इतनी आसान चीजें हैं, ठीक है। ज्यादा अगर आपके दिमाग में फार्मूला होगा तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, अदरवाइज आपका ये प्रॉब्लमेटिक करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम होगा आपको। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, यूजफुल होगा। फिर मिलते हैं, ऐसे ही 4 यूनिट मेरे पास है, 4 यूनिट के मैं एमसीक्यूज आपको जल्दी जल्दी करा देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास के अंदर। और कोई डाउट्स होगा तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, किसी क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करिएगा, हम आपका उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।